नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। इस वीडियो में हम बलूचिस्तान की पूरी हिस्ट्री देखेंगे, पूरे कन्फ्लिक्ट देखेंगे, कन्फ्लिक्ट्स का रीज़न देखेंगे और यहाँ पे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस सारे को विस्तार से कवर करेंगे। काफ़ी कम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाली है ये। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो बलूचिस्तान से रिलेटेड आपको और कुछ भी कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान मुख्यतः 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। सबसे पहले ऊपर आता है खैबर पख्तूनख्वा, फिर आता है पंजाब, नीचे आता है सिंध और इस तरफ आता है बलूचिस्तान। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, बलूचिस्तान बाकी प्रोविंसेस के कंपैरिजन में सबसे बड़ा प्रोविंस है, जिसको हम एक्चुअल में बलूचिस्तान रीजन कहते हैं। वहाँ पे साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस आता है, जो हमने मैप में देखा। इसके साथ साथ जो साउथ ईस्टर्न ईरान है उसका सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस भी आता है, और जो सदर्न अफगानिस्तान है उसका बलूचिस्तान रीजन भी आता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो साउथ वेस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान का। ये आपने ध्यान में रखना है कि बलूचिस्तान कौन सा पार्ट है, साउथ वेस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान का। ये लार्जेस्ट प्रोविंस भी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप बाकियों को देख सकते हैं। ये पंजाब है, ये सिंध है, ये खैबर पख्तूनख्वा है और यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान आता है। तो इन चारों का कंपैरिजन किया जाए तो बलूचिस्तान चारों प्रोविंसेस में लार्जेस्ट प्रोविंस है। इसकी कैपिटल है क्वेटा और ये एक्सट्रीमली रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। यहाँ पे आपको काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि गैस, ऑयल, कॉपर और गोल्ड। और यही नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे जंग होती है। पाकिस्तान इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट तो कर रहा है, लेकिन जिन बलूचियों का इसके ऊपर अधिकार है उनको इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। आगे हम देखेंगे जब हम बात करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल की। तो यहाँ पे जो बलूचिस्तान है ये एक्सट्रीमली रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। यहाँ पे गैस, ऑयल, कॉपर और गोल्ड के भंडार हैं। अब देखिए, बलूचिस्तान जो है ये एरिड डेजर्ट रीजन है। यहाँ पे चागाई, खारन और मकरान डेजर्ट्स पाए जाते हैं। ये है बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा। और बलूचिस्तान के नीचे आप देखो ये अरेबियन सी है। बलूचिस्तान में एक तरफ बलूचिस्तान को अफगानिस्तान कवर करता है, एक तरफ ईरान कवर करता है। तो बलूचिस्तान को एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, एक तरफ पंजाब और आपके पास सिंध जो बचा पाकिस्तान का वो कवर करता है। इस तरफ ईरान और अफगानिस्तान है और नीचे अरेबियन सी है। एग्रीकल्चर यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि मैंने कहा कि ये डेजर्ट रीजन है। यहाँ पे वाटर और पावर की स्कार्सिटी है और यहाँ पर एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। शीप यहाँ पे हाई क्वालिटी की वूल प्रोवाइड करती है, जिसको इवन एक्सपोर्ट भी किया जाता है। टोटल बलूच पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी दुनिया में 1 से 1.5 करोड़ बलूचीज़ हैं, लेकिन उसमें से 4% पाकिस्तान में पाए जाते हैं, 2% ईरान पॉपुलेशन है और बाकी कुछ अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो बलूच रीजन जो है वो मैंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तीनों के कुछ कुछ रीजन को मिला के बनता है। इन तीनों में ही पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, लेकिन 4% पॉपुलेशन पाकिस्तान में है, 2% ईरान में पॉपुलेशन है। अब देखिए, पाकिस्तान के विद इन भी जो बलूच पीपल हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक आता है सुलेमानी, वो जो सुलेमान माउंटेन्स के आसपास रहते हैं। दूसरे आते हैं मकरानी, जो मकरान के आसपास रहते हैं। इनकी जो ट्राइब है उसको तुमान कहा जाता है और हर ट्राइब में अलग अलग क्लैंस पाई जाती हैं। बलूचीज ट्रेडिशनली नोमैड्स होते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो भी कई जगह देखने को मिला है, लेकिन ये ट्रेडिशनली नोमैड्स होते हैं। इनके मेथड ऑफ फार्मिंग काफ़ी प्रिमिटिव होते हैं। यहाँ पे कैमल्स, कैटल, शीप और गोट्स देखने को मिलती है। अब देखिए, बलूचिस जो हैं वो बेसिकली ईरान से आए हैं। ईरान में इनका ओरिजिन हुआ, लेकिन 11वीं सेंचुरी में जब सेल्जुक इन्वेजन हुई करमान में, तब उन्हें ईस्टवर्ड धकेल दिया गया, पुश कर दिया गया और तब ये पाकिस्तान में पहुंचे। बलूचिस्तान में इंडस्ट्रीज काफ़ी हैं, लेकिन सारी की सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। तो कौन कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं बलूचिस्तान में? कॉटन एंड वूलन मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, कारपेट मेकिंग, टेक्सटाइल एंड लेदर एम्ब्रॉयडरी, स्मॉल मशीनरी एंड अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग और इसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स भी यहाँ पे इंडस्ट्री है, लेकिन ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे देखिए, जो बलूचिस्तान है इसकी लोकेशन और इसकी यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज की अबंडेंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है इसे पाकिस्तान के लिए। यही कारण है कि पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर पूरा कब्जा करना चाहता है। बलूचीज इंडिपेंडेंट चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो बात आ गई लोकेशन की कि यहाँ पर ये बलूचिस्तान अरेबियन सी में खुल रहा
है, दूसरा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसकी भरमार है, अबंडेंस है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान ईरानियन प्लेटू के ईस्टर्न एज में लोकेटेड है। मिडल ईस्ट और साउथ वेस्ट एशिया को ये जोड़ता है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के साथ। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि बलूचिस्तान मिडल ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में ब्रिज का काम करता है। ये क्या है? ब्रिज है। तो बलूचिस्तान एक ब्रिज की तरह काम करता है। सेंट्रल एशिया में जितने भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये क्लोजेस्ट ओशियनिक फ्रंटेज है। अब देखिए जो बलूचिस्तान का रीजन है यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन ऑक्यूपेशन पेलियोलिथिक पीरियड में देखने को मिली। यहाँ पे हंटिंग कैंप्स देखने को मिले हैं, चिप्ड और फ्लेक स्टोन टूल्स भी देखने को मिले हैं। यहाँ पर जो विलेजेस हैं ये सिरेमिक नियोलिथिक जो एरिया था वहाँ पर सेटल हुए और यहाँ पर आपको मेहरगढ़ साइट में काफ़ी विलेज की सेटलमेंट देखने को मिलेगी जो कि काची प्लेन में है। इस एरिया में रेडी टू यूज़ गुड्स देखने को मिले हैं, रॉ मटेरियल्स देखने को मिले हैं जैसे कि लैपिस लाजुली है, चंक शेल है, टॉर्कोइज है और सिरामिक्स हैं। ब्रॉन्ज एज की बात करें 2500 BCE में तो बलूचिस्तान जो है वो हड़प्पन कल्चरल ऑर्बिट में डिवाइड हो गया और यहाँ पे की रिसोर्सेज मिलते हैं एक्सटेंसिव सेटलमेंट के इंडस रिवर बेसिन के ईस्ट में। यहाँ पर जो इनिशियल पॉपुलेस थे बलूचिस्तान की उनके जो लेफ्ट ओवर्स थे उनको ब्राहुई कम्युनिटी बोला जाता है। ये द्रविडियन स्पीकिंग कम्युनिटी है, ये आपने ध्यान में रखना है। बलूचियों का जो कल्चर या लैंग्वेज है वो हमारे द्रविडियंस के साथ मिलता है। बलूचिस्तान का सदर्न इंडिया के साथ ब्राहुई कम्युनिटी जो इनिशियल पॉपुलेस था बलूचिस्तान का ये द्रविडियन स्पीकिंग कम्युनिटी है और इसके साथ साथ ये साउथ इंडिया के साथ रिलेटेड है। जैसे मैंने पहले भी कहा काफ़ी फॉन्ड है ये द्रविडियन बोलने में। ब्रूही जो थे वो इनिशियली हिंदूज या बुद्धिस्ट थे और इंडो आर्यन के साथ इनकी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे इस्लामिक टेक ओवर हुआ। देखिए अरब फोर्सेस ने बलूचिस्तान को इन्वेड किया 7वीं सेंचुरी में और बलूच लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब अरब के जो रूलर्स थे बलूचिस्तान में उन्होंने असिस्ट किया बलूच लोगों को कि अपनी टेरिटरीज़ को वो एक्सपैंड करें। पहले तो उन्होंने धर्म चेंज करवाए, फिर उन्होंने उनको मदद करी कि वो अपने जो एरिया है जो टेरिटरी है उसको एक्सपैंड करें और सेमी इंडिपेंडेंट ट्राइबल सिस्टम वहाँ पे बनाया। यहाँ पे सुपीरियर फोर्सेस जो थी उन्होंने फिर धीरे धीरे थ्रेटन करना शुरू किया जो बाकी छोटे मोटे राजे थे। 17वीं सेंचुरी में अहमदजाई बलूच ट्राइब जो थी कलत की उन्होंने पूरे के पूरे बलूचिस्तान को डोमिनेट किया और पूरे बलूचिस्तान को रूल किया 1666 से लेकर तो 1948 तक। मिडाइवल ईरा की बात करें तो हालांकि जो वेस्टर्न बलूचिस्तान था वो उस समय नसीर उद्दीन सबुतकादीन के अंडर था और फिर उसका सन जो था महमूद ऑफ गजनी उसने भी पूरे के पूरे बलूचिस्तान को कैप्चर कर लिया था। ये एरिया बाद में जो गजनविद्स थे उनसे घुरिद्स के पास गया। अब ईरानियन बलूचिस्तान और वेस्टर्न बलूचिस्तान में डिवीजन्स होती हैं और ये अथॉरिटी बन जाता है सुल्तान मोहम्मद खान ऑफ खवाराज़मिया जिसको हम खीवा भी कहते हैं 1219 में। अब देखिए पाकिस्तान में 1947 से बलूच सेपरेटिज्म शुरू है। बिफोर इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले भी जो बलूचिस्तान का एरिया था वो काफ़ी ट्राइब्स में डिवाइडेड था। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीफ था वो था खान ऑफ कलत। बहुत बड़ा एरिया इसके अंडर था और इसके अंडर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे राजे हुआ करते थे। जैसे ये पूरा एरिया खान ऑफ कलत के अंडर है, फिर इसने छोटे छोटे अपने राजे यहाँ पे बिठा दिए, तुम यहाँ पे इन क्षेत्रों में राज करो और मुझे पैसा पे करते रहो। तो खान ऑफ कलत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीफ था और उसके अंडर काफ़ी जो छोटे छोटे चीफ होते हैं वो थे। खान ऑफ कलत जो था इसने बलूचिस्तान स्टेट्स यूनियन बनाई थी। ब्रिटिशर्स ने खनाते ऑफ कलत या खान ऑफ कलत के साथ 1876 में एक एग्रीमेंट साइन करी और ये पूरा का पूरा जो बलूचिस्तान का एरिया है यहाँ पे उन्होंने अपना डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश कर दिया। अब जैसे ही सब कॉन्टिनेंट से अंग्रेज़ों के निकलने की बात शुरू हुई तो लास्ट चीफ जो था कलत का अहमद यार खान उसने इंडिपेंडेंट बलूच स्टेट की बात करना शुरू कर दी। ये थे अहमद यार खान जिन्होंने इंडिपेंडेंट बलूच स्टेट की बात सबसे पहले करी थी। 11 अगस्त 1947 को इनका जो विज़न था ये पूरा होता दिखा जब ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई बलूचिस्तान में अहमद यार खान और पाकिस्तान के बीच में। अब यहाँ पर बात ये थी कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों को या जो ये अहमद यार खान था इसे फोर्स नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, बल्कि इसके साथ दोस्ती कर रहा था। तो स्टार्टिंग में तो इसको काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने इनको डिसीड किया। तो यहाँ पे 11 अगस्त 1947 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप होती है अहमद यार खान जो कि लास्ट चीफ था कलत का और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अब यहाँ पे बलूच स्टेट की जो इंडिपेंडेंस थी उसको अंग्रेज़ों ने अपोज किया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था रशियन एक्सपेंशनिज्म। और आप सब जानते हो कि यहाँ पे कोल्ड वार वाली बात आ जाती है, यहाँ पर कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म वाली बात आ जाती है। ब्रिटिश और अमेरिका ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं और जो रशिया है वो कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा देश हो जिसके ऊपर
कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे क्योंकि रशियन एक्सपेंशनिज्म हो रहा था तो अंग्रेजों को डर था कि जो बलूच एरिया है यहाँ के लोग और यहाँ के जो चीफ हैं वो भी रशिया के इन्फ्लुएंस में आके कम्युनिस्ट न बन जाएं। तो यहाँ पे ये चाहते थे कि कलत का एक्सेशन हो जाए पाकिस्तान के साथ, और यहाँ पे 3 फ्यूडेटरीज भी थे कलत के जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। तो अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तान ने भी अपनी जो ट्यून थी वो चेंज कर दी। पहले कहते थे कि हम बलूचियों की जो सोवर्निटी है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि वो आज़ाद रहे, लेकिन अब यहाँ पे 1947 के अक्टूबर आते आते इन्होंने भी अपनी ट्यून बदल दी और अब इन्होंने भी एक्सेशन की बात शुरू कर दी। अब यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को फ्रीडम मिला। कुछ समय तक जो बलूचिस्तान है वो इंडिपेंडेंट ही रहा, लेकिन बाद में जो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर उसको जोड़ लिया गया। अब 11 मार्च 1948 को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कलत के जो 3 फ्यूडेटरी स्टेट्स हैं उनके साथ हम एक्सेशन की ट्रीटी साइन कर लेते हैं। इसके बाद कलत जो था वो लैंडलॉक रह गया और अकेला ही रह गया। बाकी जो 3 फ्यूडेटरीज थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक्सेशन की ट्रीटी साइन कर ली और कलत के पास लेस देन हाफ का जो लैंड मास था वही रह गया, यानी बहुत ही कम एरिया कलत के पास रह गया। अब यहाँ पे कलत का जो खान था ऐसा र्यूमर फैलाया गया कि वो इंडिया के साथ जुड़ने वाला है। उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान की तरफ कूच किया, वो बलूचिस्तान की तरफ मूव हुई और 26 मार्च 1948 को उन्होंने बलूचिस्तान पे हमला बोल दिया। अब यहाँ पे जो चीफ था इसको फोर्स किया गया कि ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जो है उसको साइन किया जाए। अब जैसे ही ये एक्सेशन ट्रीटी साइन हुई इसकी इंक भी अभी सूखी नहीं थी और यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जुलाई 1948 को यहाँ पे रिबेलियन होता है एक्सेशन एग्रीमेंट के खिलाफ। 5 बलूच वॉर्स में से पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है। तो बेसिकली 5 वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं। पहला 1948 में, फिर 58-59 में, 62-63 में, 73-77 में और करंटली ऑनगोइंग है 2003 से। अब ये जो इंसर्जेंसी थी इसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने काफ़ी ब्रूटली सप्रेस किया और यहाँ पे कई एट्रोसिटीज़ भी उन्होंने यहाँ पर लोगों के खिलाफ करी। कई लीडर्स को इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। 7,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर अभी तक मारे जा चुके हैं, 4500 को अरेस्ट किया जा चुका है और 1,40,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। इनका बेचारों का पता ही नहीं चला कि ये कहाँ गए। और फिर पाकिस्तान में पूरे के पूरे बलूचिस्तान को 1955 आते आते पूरा इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। बलूचिस्तान में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं। 1954 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक जियो पॉलिटिक्स प्रोग्राम को लॉन्च किया, 1 यूनिट। अब क्योंकि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, क्योंकि उस समय ये बात हो रही है 1954 की। उस समय आप सब जानते हो कि एक तो पाकिस्तान है, यहाँ पर हमारा भारत है और इसके बगल में है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश तो 1971 में अलग हुआ, तो इस समय तक बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। अब ये वेस्ट पाकिस्तान हो गया, ये ईस्ट पाकिस्तान हो गया, तो ये डिवाइडेड थे, बीच में भारत था। तो इन दोनों जगहों में जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी और इसलिए यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल प्रोग्राम की शुरुआत होती है, 1 यूनिट। लेकिन अब इस समय बलूचिस्तान में कलत का जो नवाब था नौरोज़ खान, उन्होंने अलग अलग जो चीफ थे, ट्राइबल चीफ्स, उनको मोबिलाइज करना शुरू किया 1 यूनिट स्कीम के खिलाफ। क्योंकि यहाँ पे बात हुई कि 1 यूनिट स्कीम के माध्यम से जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो पावर को सेंट्रलाइज करने का काम कर रही है और जो फेडरल गवर्नमेंट की बात हुई है उस फेडरल गवर्नमेंट को नहीं मान रही है, जो प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी है उसको लिमिट कर रही है। उसके बाद बलूच लोगों ने पाकिस्तानी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ 1959 में रिबेलियन किया। बाबू नवरोज जो थे वो बलूच इंडिपेंडेंस मूवमेंट का धीरे धीरे सिंबल बनते गए। अगले 1 दशक तक बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी स्टेट ने बहुत ही बुरी तरह प्रताड़ित किया और बलूचिस्तान को एक कॉलोनियल प्रोसेशन की तरह ट्रीट किया, ना कि एक पाकिस्तान के स्टेट या पाकिस्तान के प्रोविंस की तरह। अब देखिए बलूचिस्तान में प्रॉब्लम क्या थी कि जितने भी बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं जो हमने पहले देखे कि ये रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, ये सारे के सारे पंजाबी और जो नॉन बलूच ग्रुप्स हैं उनके द्वारा कंट्रोल और एडमिनिस्टर किए जाते हैं और यहाँ पे उनकी एक्सप्लॉयटेशन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे जो बलूची हैं उनको कोई भी इसका जो फ़ायदा है वो नहीं पहुँचता है। यहाँ पर अभी भी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है और ओवरऑल जो इम्पोवरिशमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। यहाँ पर आप सब जानते हैं भारत जीत जाता है और ईस्ट पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है, दैट इज़ बांग्लादेश। अब इससे इंस्पिरेशन लेके बलूचिस्तान की जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी इस प्रकार की जो मूवमेंट्स है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो शुरू कर दिया। नेशनल अवामी पार्टी जो इतना नेशनलिस्ट है और इसके जो फ्यूडल लीडर्स हैं उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल स्टांस बनाया और फ्रीडम के लिए युद्ध
शुरू कर दिया। 1972 में सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसने बलूचिस्तान को परमिट किया कि वो अपनी पहली प्रोविंशियल इलेक्शंस को होल्ड कर सकता है। अब इस इलेक्शन में क्या हुआ कि इथनो नेशनल अवामी पार्टी जो थी वो पावर में आई। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है इथनिक डिफरेंसेस। बलूचिस्तान के जो लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान का बलूच एरिया हो, अफ़गानिस्तान का बलूच एरिया हो या ईरान का बलूच एरिया हो, ये सारे एक दूसरे के साथ हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चरल सिमिलरिटीज़ को शेयर करते हैं, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है पंजाबी और सिंधी लोगों के साथ। तो यहाँ पर एक इथनिक डिफरेंस आता है। इथनिक डिफरेंस ही कोज था ईस्ट पाकिस्तान के 1971 में पाकिस्तान से अलग होने का और एक अलग देश बनाने का। तो यहाँ से इंस्पिरेशन लेके बलूच नेशनलिज्म की भी शुरुआत हुई कि जैसे इथनिसिटी के ऊपर या इथनिक डिफरेंसेस के ऊपर बांग्लादेश एक अलग देश बना, वैसे ही हम बलूचिस्तान को भी अलग देश बनाना चाहते हैं। अब यहाँ बात आती है स्क्यूड पावर रिलेशन की, जो अलग अलग मुस्लिम इथनिसिटीज़ के बीच में है। पंजाबी लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो अनचैलेंज्ड होल्ड रखते हैं पाकिस्तान की पूरी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है कि डीप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रीवेंसेज आते हैं बलूच लोगों में। बलूच नेशनलिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो बलूच लोग हैं वो बलूचिस्तान के जो अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका फ्रूट इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, यानी उन्हें उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। फिर आता है चाइना बैक्ड गवादर पोर्ट। देखिए, गवादर पोर्ट भी इकोनॉमिक जस्टिस करता है बलूच लोगों के ऊपर, ऐसा बलूचियों का कहना है। पंजाबी और सिंधी इंजीनियर्स और जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं उन्हें हायर किया गया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा तब हुआ जो बलूचिस्तान में अपने जो बलूच पॉपुलेशन है जो काफ़ी एजुकेटेड है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। तो बलूचों का ये कहना है कि जब हमारे अपने लोग पढ़े लिखे हैं और अनएम्प्लॉयड हैं तो पंजाबी और सिंधी इंजीनियर्स को यहाँ पे लाने का क्या मतलब बनता है। अब ग्वादर पोर्ट किसके अंडर बन रहा है? सीपैक के अंडर, जो कि पाकिस्तान और चाइना का 15 साल का प्रोजेक्ट है। इसका एम है कि जो एंशियंट चाइनीज ट्रेडिंग टाउन है काशगर, उसको पाकिस्तान के डीप सी ग्वादर पोर्ट के साथ जोड़ा जाए पीओके के थ्रू। अब देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और यहाँ पर भी फ्रीडम स्ट्रगल है, यहाँ पर भी लोग आज़ादी चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं, और भारत भी पीओके को अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानता है। तो इसको अच्छे से मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी यहाँ पर ये जो सीपैक है इसको जोड़ा कैसे जाएगा? नेटवर्क ऑफ हाईवेज, रेलवेज, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस और जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं उनके माध्यम से जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे ग्वादर पोर्ट जो है ये क्राउन जेवल है सीपैक का, और बलूचिस्तान ही है ग्वादर पोर्ट का होम। तो यहाँ पे बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट तुम बना रहे हो लेकिन किसी भी बलूच को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो। अब यहाँ पे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो भारत और ईरान जैसे जो फॉरेन एक्टर्स हैं उन्हें ब्लेम करता है कि हमारे यहाँ पे देश में मुख्यतः बलूचिस्तान में जो भी ट्रबल है उसका कारण ये दो देश हैं, ईरान एंड इंडिया। लेकिन अब इंसर्जेंसी का रीज़न क्या है? देखिए, बलूचिस्तान के 70% पॉपुलेशन जो है वो गरीब है, यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। मैटरनल डेथ रेट पाकिस्तान में 278 है, लेकिन बलूचिस्तान में ये 785 हो जाता है। अब यहाँ पे नेचुरल गैस जो है उसको बलूचिस्तान के सोई में डिस्कवर किया गया, लेकिन इस प्रोविंस का जो मेजर पार्ट है वहाँ पर अभी भी नेचुरल गैस नहीं पहुँच पाई है, ये डिप्राइव्ड है नेचुरल गैस का। अब यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बलूचिस्तान में जो वायलेंस है वो सिर्फ टेररिज्म तक सीमित नहीं है। यहाँ पर जो इंसर्जेंट्स हैं मोस्टली जो लोकल लोग हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और वेलफेयर के लिए यहाँ पे मांग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग आतंकवादी हैं। आतंकवादी तब होते हैं जैसे पाकिस्तान हमारे भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है बिना किसी मतलब के कि भैया डिस्टेबलाइज भारत को करना है। बलूची ये नहीं चाह रहे हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, बलूची कह रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले, हमारे वेलफेयर के ऊपर भी काम किया जाए। जब तुम ऐसा नहीं करते हो तब हमें आतंकवाद का रास्ता चुनना पड़ता है। ये जो इंसर्जेंट मूवमेंट्स है बलूचिस्तान में, इनका जो लिंक है वो डेप्रीवेशन और अंडर डेवलपमेंट के साथ है, माल न्यूट्रिशन के साथ है, ना कि लोगों के खिलाफ है। बलूच सेपरेटिज्म जो है ये बलूच लिबरेशन आर्मी के अंडर पाकिस्तान में काफ़ी इश्यूज़ को उठा रहा है जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है 1947 में। अब बात करते हैं कि ये BLA फाइटर्स क्या हैं। देखिए, BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी, इसको 2005 में अनाउंस किया गया था और इसने रॉकेट अटैक शुरू किए जो बलूचिस्तान कोहलू में पैरामिलिट्री कैंप थे पाकिस्तान के। उस समय जिस समय पाकिस्तान का प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ वहाँ पर आ रहा था। ये नेशनलिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है ऐसा पाकिस्तान बोलता है, और ये इंसर्जेंसी फैलाता है, सेपरेट होमलैंड मांगता है बलूच लोगों के लिए, और बलूच सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर काम कर रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी की जो आर्म्ड इंसर्जेंसी है ये 2 दशक पुरानी है, और यहाँ पे बलूच नेशनलिस्ट की मांग क्या है?
पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और जो थ्रेट है सक्सेशन का 1947 में, उसको ख़त्म करना। हम नहीं चाहते हम तुम्हारे साथ रहें, हम एक अलग इंडिपेंडेंट बलूच नेशन चाहते हैं और हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए। 1973 से 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के द्वारा जो सरकार चलाई गई, उसने जो लेफ्टिस्ट गोरिल्ला वॉर था, जो बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर से इंस्पायर होकर बलूचियों ने शुरू किया, उसको काफ़ी हद तक क्रश किया। देखिए, जो बलूचिस्तान के ट्राइबल सरदार्स थे, जो कि बलूच नेशनलिज्म के फोरफ्रंट पे थे, उनको को-ऑप्ट किया गया स्टेट के द्वारा लेट 1970s में, और उनके रिबेलियन को काफ़ी हद तक दबाया, काफ़ी ब्रूटली यहाँ पे दबाया। कई लोगों को मारा गया, कई लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया। फिर दोबारा 2006 में ये जो इंसर्जेंसी है, इसने मोमेंटम पकड़ा जब पाकिस्तान आर्मी ने बुगती सरदार नवाब अकबर खान बुगती को मार दिया, जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी था और प्रोविंस का गवर्नर भी रह चुका था। अब देखिए, ये जो मूवमेंट है, इसका व्यू ये है कि मुस्लिम्स आर नॉट अ नेशन। मुस्लिम जो है वो एक नेशन नहीं है, ये एक इथनिक लॉयल्टी है। यहाँ पर एक इथनिक लॉयल्टी की बात है, मतलब यहाँ पर एक इथनिसिटी है जो कि रिलीजियस लॉयल्टी को सरपास कर देती है। मतलब रिलीजन और अगर इथनिसिटी की बात करें तो हमारे लिए इथनिसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू रिलीजन। तो यहाँ पर इथनिसिटी की बात है, यहाँ पे धर्म की बात नहीं है। इंसर्जेंसी जो है बलूचिस्तान में, वहाँ पे गोरिल्ला वॉर जो है उसको भी बलूच नेशनलिस्ट के द्वारा यूज़ किया गया गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान में भी और ईरान में भी। बलूच नेशनलिज्म एक मूवमेंट है जो क्लेम करती है कि बलूच लोग जो हैं उस रीजन के, उनको एक अलग देश मिलना चाहिए। अब 2012 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2012 में यूएस कांग्रेस ने कन्वीन किया, बलूचिस्तान की हियरिंग करी और फ्री बलूच लैंड की जो डिमांड थी उसको सपोर्ट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि यूएस कांग्रेस ने भी फ्री बलूच लैंड को सपोर्ट किया है 2012 में। फिर यहाँ पे हमारी भारत की पॉलिसी में सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया 2016 में। पहले हमने 2016 तक कभी भी बलूच की बात या बलूचिस्तान की बात नहीं करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंट डे की स्पीच में बलूच फ्रीडम स्ट्रगल की बात करी थी 2016 में, और वहाँ पे बलूचियों के ऊपर जो पाकिस्तान जुल्म ढा रहा है उसके बारे में भी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंट डे की स्पीच के ऊपर बात करा था, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी, ये चाइना के लोगों को टारगेट कर रहा है। सवाल है क्यों? देखिए, BLA ऐसा क्लेम करता है कि वो चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि बीजिंग जो है, जो कि चाइना की कैपिटल है, माने कि जो चाइना है, वो इग्नोर कर रहा है उनकी वार्निंग को कि वो बलूचिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान के साथ किसी भी डील या एग्रीमेंट में एंटर ना हो, क्योंकि जो बलूचिस्तान का प्रोविंस है, हम इसको चाहते हैं कि ये आज़ाद हो, ये लिबरेट हो। तो जब हम चाहते हैं कि ये लिबरेट हो, तो तुम पाकिस्तान की सरकार के साथ किसी भी डील या एग्रीमेंट में एंटर या साइन उस एग्रीमेंट को या डील को कैसे कर सकते हो? बलूची लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नियो कॉलोनिस्ट की तरह देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये हमारी सोवरेनिटी, हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। चाइना के काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट हैं बलूचिस्तान में, जैसे कि ग्वादर का पोर्ट हमने देखा, स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बगल में जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और ये काफ़ी क्रूशियल है ऑयल शिपिंग रूट के लिए अरेबियन सी में। अब पाकिस्तान में चाइनीज़ नेशनल्स की जो सिक्योरिटी है, ये एक बहुत ही बड़ा इशू है बीजिंग के लिए, स्पेशली जब से चाइना ने CPEC को लॉन्च किया है। अब इस प्रकार के जो अटैक होते हैं चाइनीज़ के ऊपर, ये CPEC प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको स्टॉल करते हैं, हिंडर करते हैं। फर्दर डिसेंट को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो नई मिलिट्री बेसिस को भी तैयार कर रही है बलूचिस्तान में, खासकर बलूचिस्तान के जो कन्फ्लिक्ट एरियाज हैं वहाँ पे आर्मी के बेस बनाए जाएँ और वहाँ पे ईजिली बलूच लोगों को जो भी इंसर्जेंसी करते हैं उनको रोका जाए। लेकिन अब मिलिटेंट जो हैं शेर मोहम्मद बिजरानी मारी के अंडर 1960 के दशक में एक बार दोबारा गोरिल्ला वॉरफेयर करने शुरू कर दिए और यहाँ पे उन्होंने अपने इंसर्जेंट बेस बनाए जो कि पूरे के पूरे बलूचिस्तान में फैलाए गए। बलूचिस्तान हमेशा इनएक्सेसिबल रहता है मीडिया के लिए, यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को नहीं आने दिया जाता है। और इसको कौन नहीं आने देता है? पाकिस्तान नहीं आने देता है। क्यों नहीं आने देता? क्योंकि उसको छुपाना है। वो नहीं चाहता कि दुनिया के बाकी हिस्सों में बलूच लोगों की अनपढ़ता, कि वो कैसे अनपढ़ रह गए, क्यों उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई, क्यों वहाँ पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। इन सारों के लिए पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देना चाहता है। यही कारण है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया और जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं उन्हें वहाँ पे नहीं आने देता है। अब बलूचिस्तान मैटर क्यों करता है? देखिए, बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल लोग हैं, सेकुलर प्रिंसिपल्स पे जीते हैं और भारत के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अपने टाइज जो हैं भारत के साथ उसको एडमायर करते हैं। बलूच लोग हो गए या अफ़गान लोग हो गए, इनका भारत के प्रति काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच रहती है, काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं ये लोग। बलूची लोग भी भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे ये सेकुलर प्रिंसिपल्स में जीते हैं। यहाँ पे गैस, ऑयल, कॉपर और गोल्ड डिपॉजिट्स हैं और काफ़ी रिच
रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस का अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान एरिया का लगभग हाफ हिस्सा बलूचिस्तान बनाता है और यहाँ पे 3.6% पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ऐसा अलज करता है कि ये जितनी भी इंसर्जेंसी है इसको भारत बैक कर रहा है, लेकिन हमने ऐसा कभी भी नहीं किया। हमने इस बात का हमेशा खंडन किया है। हम पाकिस्तान की तरह नहीं हैं कि जैसे पाकिस्तान भारत के अंदर इंसर्जेंसी फैलाता है वैसे हम भी फैलाएं। अब ये ऐसा रीजन है जहाँ पे फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को एब्डक्ट किया गया था। आप सब जानते हैं कुलभूषण जाधव का केस। ईरान का जो बलूच एरिया है वहाँ से उनको एब्डक्ट किया गया था, पकड़ा गया था, और कारण क्या था कि वो स्पियोनेज कर रहे थे और बलूच एक्टिविज़म जो था उसको वो सपोर्ट वहाँ पे कर रहे थे। काफ़ी बलूच एक्टिविस्ट जो हैं वो असाइलम भी मांग चुके हैं और इंडियन सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। नई दिल्ली अभी तक ना तो इन रिपोर्ट्स को डिनाई करता है ना ही कंफर्म करता है। मिलिट्री जो है वो भी सक्सेसफुल रही है ट्राइबल लीडर्स के साथ बातचीत करने में 1 by 1, और यहाँ पे उनको श्योर किया गया कि ये जो आर्म्स हैं ये कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं उठेंगी। अब देखिए यहाँ पे आर्ग्यू किया जाता है कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो असल में जो सेसेशन हुई है उसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं और ये पॉलिटिकल रिटोरिक का यूज़ करते हैं ताकि नेशनल गवर्नमेंट से जो रेवेन्यूज़ है उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ये मैं बलूच लीडर्स की बात कर रहा हूँ भाई, वो ऐसा इस प्रकार से जो ये विरोध करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जो नेशनल गवर्नमेंट है उनसे रेवेन्यूज़ को लिया जा सके, एक्सट्रैक्ट किया जा सके जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। करंट सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इथनिक सप्रेशन हो रहा है मिलिट्री के द्वारा बलूच लोगों का। बलूच नेशनलिस्ट जो हैं वो नॉन बलूचिस को मारना स्टार्ट किए 2011 से। आपने कई खबरें सुनी होंगी पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट, कई ऐसे अटैक हो चुके हैं बलूचियों के द्वारा। और बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान में अलकायदा का डी फैक्टो कैपिटल भी बन चुका है। वहाँ पे अलकायदा के जो आतंकवादी हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेटेड हैं। 1999 में जब मिलिट्री कू हुआ और परवेज़ मुशर्रफ पावर में आए, वहाँ पे जो एलिनेशन है बलूच लोगों के बीच में उसको इंक्रीज़ किया गया और वहाँ पे आर्मी में जो बलूच रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम हो गई। आर्मी डोमिनेट करती है पंजाबी इंटरेस्ट को, आप सब जानते हैं। सरकार में भी आर्मी डोमिनेट करती है और आर्मी में पंजाबी इंटरेस्ट डोमिनेट करते हैं। तो मेजॉरिटी इथनिक ग्रुप जो है पाकिस्तान का, जो कि कंट्री की पॉपुलेशन का 45% बनता है, वो पंजाबी है। तो यही वहाँ पे पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं गवर्नमेंट को भी और वहाँ की आर्मी को भी। अब देखिए प्राइमरी बलूच ग्रीवेंस एक ये भी है, मेगा पोर्ट जो ग्वादर का बन रहा है जिसकी शुरुआत 2002 में हुई और अभी भी चल रहा है। इस पोर्ट को स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया गया था पाकिस्तान के लिए। चाइनीज़ फंडेड प्रोजेक्ट है जैसा आप सब जानते हो, और इसका एम है कि ग्वादर के आसपास जो विलेजेस हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाए और दुबई की तरह उनके यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हब तैयार किया जाए। डीप वाटर पोर्ट है ये, और ये भारत की जो नेवल प्रोजेक्शन है उसको काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। इससे रिलेशनशिप भी सुधरेंगे चाइना और पाकिस्तान के, और ये बेसिकली इंडिया के जो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है। हमें इससे काफ़ी नुकसान होगा। अब यहाँ पे देखो फेडरल गवर्नमेंट जो है वह बलूचिस की इस मांग को एक्सक्लूड करता है। बलूची चाहते हैं कि ग्वादर पोर्ट ना बने, फिर भी तुम बना रहे हो, तो यहाँ पे तुम इनकी मांग को क्या कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, तुम इनकी बातें नहीं मान रहे हो। इसी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस और रिसेंटमेंट लोगों में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बलूच नेशनलिस्ट मूवमेंट की प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे जो लीडरशिप है उसमें भी काफ़ी फ्रैक्चर्स हैं, यहाँ पे काफ़ी वायलेंट ऑफशूट्स हैं, और यहाँ पे ग्रेटर कंट्रोल के लिए कई बार ये एक दूसरे के साथ ही लड़ पड़ते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और यही कारण है कि यहाँ पे जो बलूच नेशनलिस्ट मूवमेंट है ये यूनिटरी नहीं बन पाई, और इसके जो गोल और टैक्टिक्स हैं या फिर जो मल्टीप्लिसिटी है बलूच लीडर्स की, वो एक दूसरे के साथ ही कम्पिटिटिव हो जाते हैं और कई बार वायलेंट भी हो जाते हैं। तो जब तुम एक दूसरे के साथ लड़ते रहोगे तब तुम पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ोगे। यूनाइटेड वी राइज एंड डिवाइडेड वी फॉल, ये तो आपने सुना ही होगा। ये बलूच नेशनलिस्ट मूवमेंट के जितने भी लीडर्स हैं उनको भी समझना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डेवलपमेंट इशूज़ की। इशू डेवलपमेंट जो है ये कॉन्फ्लिक्ट के साथ पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे नेशनलिस्ट ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करती है, हमें नज़रअंदाज करती है। अब इमिग्रेशन की बात करें तो बलूचिस्तान में स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है नई इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। नेशनलिस्ट ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि लोकल इनहेबिटेंट्स जो हैं इनके बीच में ये रिसेंटमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि आप यहाँ पे बाकी लोगों को लेकर आ रहे हो, हमारे लोगों को आप स्किल्ड बनाओ और हमारे लोगों को आप जॉब दो। अब यहाँ पे बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो कई बार तो भारत से भी असिस्टेंस मांग चुके हैं कि बलूचिस्तान की जो सेपरेशन है पाकिस्तान से उसके लिए भारत हमारी मदद करे। एजुकेशन की बात करें वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कन्फ्लिक्ट का। यहाँ पे लोगों को एजुकेशन नहीं दी जाती है, और अगर एजुकेशन मिल जाए तो वो बेचारे अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अब जब नौकरी नहीं मिलेगी तो शिक्षा का मतलब ही क्या रह जाता है। बलूच नेशनलिस्ट का ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर एजुकेशन का जो इशू है उसे हमेशा निगलेक्ट किया गया है। स्कॉलरशिप वगैरह यहाँ पर हमारे बच्चों को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर जो प्रोविंस है अगर एक बार
बार यहाँ से जाएँ तो वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जो कीमो लॉन्ग स्कीम के अंदर कोटा है बलूच स्टूडेंट्स का पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसको 2010 में डबल कर दिया गया। उसके बावजूद भी नेशनलिस्ट ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि ये इनफ नहीं है और ये गवर्नमेंट को ऐसा एक्यूज़ करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट कर रही है। अगर हम डोमेस्टिक और रीजनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो बलूचिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है वो फ्रेजाइल रीजन को दोबारा डिस्टेबलाइज करता है। 150 सालों का सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑपरेशन जो बलूच लोगों का हुआ है, कॉलोनियल सब्जुगेशन के द्वारा, फोर्सिबल एनेक्सेशन के द्वारा, इथनिक क्लेम्स को डिनाई करने के द्वारा, फिर लोकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस जो पाकिस्तान करता है, फिर इनएबिलिटी है इस्लामाबाद की कि वो जेन्युइन डेवलपमेंट वहाँ पे डिलीवर कर सके। इन सारों की वजह से वहाँ के लोगों में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है और काफ़ी गुस्सा, काफ़ी एंगर भी है। तो ये था दोस्तों बलूचिस्तान से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमने इसकी हिस्ट्री देखी, कब से ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे हुई है, अंग्रेज़ों के पास ये कैसे गया, पाकिस्तान के अंडर ये कैसे गया, फिर हमने इसकी जोग्राफ़ी देखी, इसकी इंपॉर्टेंस देखी, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे पाए जाते हैं ये देखें, और फिर हमने पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल देखा कि यहाँ पे क्यों यहाँ के जो लोग हैं, नेशनलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं और किस प्रकार से 5 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, कब कब हुए हैं और कैसे पाकिस्तान ने उसे सप्रेस किया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने के लिए ज़रूरी हैं वो सारी इस वीडियो में हमने कवर कर ली हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।